दोस्तों सोचिए कि कल सुबह आप Amazon खोलते हैं और जिस प्रोडक्ट को आप कल 999 में देख रहे थे आज उसका प्राइस 1299 हो चुका है। आप सोचते हैं कि चलो फ्लिपकार्ट खोल के देख लेता हूँ, लेकिन वहां भी लगभग प्राइस सेम ही था और धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। एक ही कंपनी, एक ही इकोसिस्टम और वही डिसाइड कर रहा है कि आप क्या देखेंगे, किस सेलर का प्रोडक्ट खरीदेंगे और कितने प्राइस उस प्रोडक्ट का पे करेंगे। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि क्या किसी भी मार्केट में इतनी पावर सिर्फ एक कंपनी के पास होनी चाहिए? और शायद इसका जवाब ढूंढने के लिए इंडिया ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट शुरू किया है जिसके बारे में दुनिया भर के बिजनेस एक्सपर्ट अब बात करने लगे हैं। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो Amazon को कॉपी नहीं करता बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग के रूल्स ही बदलना चाहता है। अगर आज आपको एक मोबाइल खरीदना हो, लैपटॉप खरीदना हो, बुक्स खरीदनी हो, टीवी खरीदना हो, शूज खरीदना हो और यहाँ तक कि एक चार्जर खरीदना हो, तो सबसे पहला नाम जो आपके दिमाग में आता है वो है Amazon। और ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं है दोस्तों। पिछले कुछ सालों में Amazon ने सिर्फ एक शॉपिंग वेबसाइट नहीं बनाई, उसने पूरा इकोसिस्टम बिल्ड किया है। करोड़ ऑफ कस्टमर्स, लाखों सेलर्स, हजारों वेयरहाउसेस और एक ही लॉजिस्टिक नेटवर्क जो कि हर दिन लाखों ऑर्डर्स को डिलीवर करता है। और इसी वजह से आज Amazon दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में शामिल है। और ऑनेस्टली ये सक्सेस किसी एक्सीडेंट की वजह से भी नहीं हुई, इसके पीछे है एक ब्रिलियंट बिजनेस स्ट्रैटेजी। लेकिन हर बड़ी सक्सेस अपने साथ एक बड़ा सवाल भी लेकर आती है और आज Amazon के केस में वो सवाल है कंपटीशन। लोग अक्सर सोचते हैं कि Amazon की स्ट्रेंथ उसके प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। Amazon की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका नेटवर्क इफेक्ट। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन इसे समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। सोचिए एक नया शॉपिंग ऐप लॉन्च होता है, उस पर सिर्फ 100 सेलर्स हैं और Amazon पर लाखों सेलर्स हैं। आप किस ऐप पर शॉपिंग करना चाहेंगे? ऑब्वियसली है जहां ऑप्शंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे और जब कस्टमर्स ज्यादा आएंगे तो नए सेलर्स भी वहीं आएंगे और जब सेलर्स और बढ़ेंगे तो प्रोडक्ट्स और बढ़ेंगे और प्रोडक्ट्स बढ़ने का मतलब ये है कि कस्टमर तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे ही। अब यही साइकिल चलता रहता है और यही साइकिल Amazon को हर साल और पावरफुल बनाती जाती है। बिजनेस की लैंग्वेज में इसे कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट। और इसी नेटवर्क इफेक्ट ने Amazon को इतना बड़ा बना दिया है कि नए प्लेयर्स के लिए अब कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन यहीं से एक नई प्रॉब्लम भी शुरू होती है। सोचिए आप जयपुर में एक छोटे से हैंडक्राफ्ट सेलर हैं। आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कस्टमर तक पहुंचाने का सबसे बड़ा रास्ता है Amazon। आप Amazon पर सेलर अकाउंट बनाते हैं, ऑर्डर्स आने लगते हैं, बिजनेस ग्रो होने लगता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन फिर भी एक दिन कमीशन जो है Amazon का वो बढ़ जाता है, एल्गोरिथम चेंज हो जाता है या फिर एड्स के बिना प्रोडक्ट दिखना कम हो जाता है और अचानक से आपकी सेल्स गिरने लगती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि Amazon गलत है, प्रॉब्लम ये है कि आपका पूरा बिजनेस एक ही प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करता है और जब किसी मार्केट में एक प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो कंपटीशन का सवाल उठना बिल्कुल नेचुरल है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अमेरिका, यूरोप और दुनिया के कई देश में इस इशू पर काफ़ी डिस्कशन हो रही है और इसी डिस्कशन के बीच इंडिया ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो Amazon के अगेंस्ट एक और Amazon बनाने का नहीं था, बल्कि पूरी गेम्स के रूल ही बदल देना था। और इसी आइडिया का नाम है ONDC। लेकिन ONDC एक्चुअली में है क्या और ये Amazon से कितना अलग है? अगर आप सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अचानक ONDC क्यों बना दिया, तो इसका जवाब Amazon से ज्यादा उसके मार्केट स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है। अब आप सोचिए कि आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं। आप जयपुर में हैंडमेड चप्पल होती हैं वो बनाते हैं, या फिर मुरादाबाद में आपका ब्रास का प्रोडक्ट्स का काम है, या फिर सूरत में साड़ीज का काम है। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कस्टमर्स भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, कस्टमर तक पहुंचोगे कैसे? पहले जमाने में ये काम लोकल मार्केट्स करते थे, फिर मॉल्स आए, फिर डिजिटल एरा में ये जिम्मेदारी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस ने ले ली है और उसमें से सबसे बड़ा नाम है दोस्तों Amazon। उसके बाद फ्लिपकार्ट है। ये प्लेटफॉर्म सेलर के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी थे और साथ में डिपेंडेंसी भी थे, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर कस्टमर होगा सेलर भी वहीं आएगा और जहां सेलर होगा कस्टमर भी वहीं आएगा। और इसी बिजनेस को लैंग्वेज में कहते हैं प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का सिंपल रूल है विनर्स टेक द मोस्ट, यानी कि जो प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा बन गया उसके लिए और बड़ा बनना आसान हो जाता है और नया कंपटीशन के लिए मार्केट में टिकना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अगर कल को कोई छोटा बिजनेस Amazon छोड़ना चाहे, क्या उसके पास वैसे ही कस्टमर वापस आ जाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि कस्टमर Amazon का है, सर्च Amazon का है, रिव्यूज Amazon के हैं और ट्रस्ट भी Amazon का ही है। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी में डेटा और नेटवर्क सबसे बड़ी पावर बन चुके हैं
और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूरोप में भी, अमेरिका में भी गवर्नमेंट यही सोच रही थी कि कंपटीशन को कैसे बढ़ाया जाए। असली चैलेंज था रूल्स बदलना, और इसी सोच पर पैदा हुआ ONDC। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ONDC भी अमेजन की तरह एक शॉपिंग ऐप है, लेकिन सच ये नहीं है। सच है कि ONDC खुद शॉपिंग ऐप नहीं है। तो अगर ONDC ऐप ही नहीं है तो फिर ये काम कैसे करता है और लोग शॉपिंग कहां से करते हैं? अभी तक हमने समझा कि ONDC बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि ONDC आखिर में है क्या? दोस्तों, ONDC खुद कोई शॉपिंग ऐप नहीं है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप सोच रहे होंगे कि अगर ONDC ऐप नहीं है तो शॉपिंग कैसे होगी? इसका जवाब समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपने सुना है UPI। अगर आप भीम ऐप यूज करते हैं और सामने वाला पेटीएम, तो भी पेमेंट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये सिर्फ ऐप्स हैं। असली सिस्टम इसके पीछे चल रहा होता है, जिसे बोलते हैं UPI नेटवर्क। UPI किसी कंपनी का ऐप नहीं होता, ये एक ओपन डिजिटल नेटवर्क है जहां हर बैंक और हर पेमेंट ऐप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और इसी आइडिया को गवर्नमेंट ई-कॉमर्स में लेकर आई है और उसका नाम रख दिया ONDC। आप मान लीजिए आपको एक स्पोर्ट्स शूज खरीदना है। आज क्या होता है, आप अमेजन खोलते हैं, सर्च करते हैं, प्रोडक्ट चूज करते हैं, पेमेंट करते हैं, और अमेजन ही सेलर, ऑर्डर, डिलीवरी और कस्टमर एक्सपीरियंस सब कुछ अमेजन ही मैनेज कर रहा है। लेकिन ONDC में ये पूरा मॉडल ही बदल जाता है। मान लीजिए कि आप एक बायर ऐप यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैजिक पेन, पेटीएम या कोई ONDC एनेबल्ड ऐप। उसमें आपने स्पोर्ट्स शूज सर्च किया, लेकिन जो प्रोडक्ट आपको दिखते हैं जरूरी नहीं कि वो उसी ऐप के सेलर हो सकता है सेलर किसी दूसरी कंपनी के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हो, डिलीवरी कोई तीसरी लॉजिस्टिक कंपनी करे, पेमेंट UPI से हो और कस्टमर बायर ऐप से शॉपिंग करे। यानी कि हर कंपनी अपना अपना काम कर रही है, लेकिन सब एक ही डिजिटल नेटवर्क से कनेक्टेड है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ईमेल, अगर आप Gmail यूज करते हैं और मैं आउटलुक यूज करता हूं तो भी ईमेल आती ही है। किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि Gmail और आउटलुक तो अलग कंपनीज हैं, क्योंकि ईमेल एक ओपन प्रोटोकॉल पर काम करता है और ONDC भी कुछ इसी फिलॉसफी पर बना हुआ है। अब सवाल ये आता है, इससे फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा, कंपटीशन बढ़ेगा। अगर आज एक सेलर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करता है तो उसके ऑप्शन लिमिटेड होते हैं, लेकिन ONDC में एक ही सेलर मल्टीपल बायर्स तक अपना प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकता है, बिना हर जगह अलग स्टोर बनाए हुए। दूसरा फायदा, कस्टमर के पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं। हो सकता है कि एक ही प्रोडक्ट अलग अलग सेलर से कंपेयर हों और बेस्ट प्राइस मिल जाए। और तीसरा फायदा, स्मॉल बिजनेस को भी ऑनलाइन मार्केट में एंट्री मिलने का मौका मिल सकता है, बिना किसी एक प्लेटफॉर्म पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हुए। सुनने में ये मॉडल काफी पावरफुल लगता है और ऑनेस्टली आइडिया भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हर अच्छा आइडिया ग्राउंड रियलिटी में सक्सेसफुल हो ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि ई-कॉमर्स सिर्फ टेक्नोलॉजी का गेम नहीं है, ये ट्रस्ट का गेम है, डिलीवरी का गेम है, कस्टमर एक्सपीरियंस का गेम है। और इसी वजह से अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ONDC के पास वो सब कुछ है जो अमेजन ने पिछले 30 सालों में बिल्ड किया है, या फिर ONDC का सफर अभी भी बहुत लंबा है। सब कुछ सुनने के बाद एक ही सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि अगर ONDC इतना पावरफुल है तो क्या अमेजन को टेंशन लेनी चाहिए, या फिर ये सिर्फ थ्योरी में अच्छा लग रहा है? सच कहूं, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। सबसे पहले अमेजन को समझते हैं। अमेजन सिर्फ एक शॉपिंग ऐप नहीं है, ये लगभग 30 साल पुराना इकोसिस्टम है। इसके पास करोड़ ऑफ लॉयल कस्टमर्स हैं, प्राइम मेंबरशिप है, फास्ट डिलीवरी है, एडवांस AI है, मैसिव वेयर हाउसेज हैं और सबसे बड़ा है ट्रस्ट। अगर आज अमेजन पर बाय नाउ बटन दबाते हैं तो आपको लगभग यकीन होता है कि प्रोडक्ट टाइम पर आ जाएगा, और अगर प्रोडक्ट खराब निकला तो रिटर्न भी हो जाएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कस्टमर सपोर्ट भी मिल जाएगा। ये ट्रस्ट एक दिन में नहीं बना, इसे बिल्ड करने में अमेजन ने डिकेड्स लगा दिए और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने पड़े। तो इसीलिए अमेजन को हराना सिर्फ एक अच्छा आइडिया होने से पॉसिबल नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर ONDC एक अलग गेम खेलता है। ONDC का ऑब्जेक्टिव अमेजन बनना नहीं है। ONDC ये नहीं कहता कि आप सब अमेजन को छोड़ दो। ONDC कहता है कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ाओ ताकि कस्टमर के पास चॉइसेस बढ़े, सेलर के पास ऑप्शन बढ़े और इनोवेशन रुक ना पाए। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। अगर किसी सिटी में सिर्फ एक ही शॉपिंग मॉल हो तो दुकान खोलने वाले के पास उसी मॉल के रूल्स को मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर पूरी सिटी ही एक ओपन मार्केट बन जाए जहां हर रोड से कस्टमर आ सकता है तो कंपटीशन नेचुरली बढ़ेगा। ONDC भी कुछ इसी फिलॉसफी पर काम कर रहा है, लेकिन हर अच्छे आइडिया के साथ ग्राउंड रियलिटी भी होती है, और वही ONDC का सबसे बड़ा चैलेंज है। पहला चैलेंज दोस्तों, कस्टमर एक्सपीरियंस। मान लीजिए कि आपने ONDC एनेबल्ड ऐप से ऑर्डर किया, सेलर अलग है, डिलीवरी पार्टनर अलग है, बायर ऐप अलग है। अगर प्रोडक्ट लेट हो गया या गलत आ गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? बायर ऐप की, सेलर की, लॉजिस्टिक कंपनी की, या फिर कोऑर्डिनेशन करने वाली ऐप की?
Amazon के कंपैरिजन में ये काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। दूसरा चैलेंज, ट्रस्ट। Amazon का नाम सुनते ही लोग बिना सोचे ऑर्डर का बटन दबा देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कंपनी की रेपुटेशन काफी स्ट्रांग है। लेकिन ONDC में कस्टमर का एक्सपीरियंस हर सेलर, हर बायर ऐप और हर लॉजिस्टिक ऐप पार्टनर के हिसाब से बदल सकता है। ट्रस्ट हर पार्टिसिपेंट को खुद बिल्ड करना पड़ेगा। तीसरा चैलेंज, स्केल। आइडिया बनाना अलग बात है, लेकिन उस आइडिया को करोड़ यूजर्स तक सक्सेसफुली ले जाना बिल्कुल अलग चैलेंज है। हिस्ट्री में बहुत सारे ब्रिलियंट आइडियाज आए हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन की वजह से वो फेल हो चुके हैं। और इसीलिए ONDC का फ्यूचर उसके विजन से डिसाइड नहीं होगा, उसके एग्जीक्यूशन से डिसाइड होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, जब UPI लॉन्च हुआ था तब बहुत लोगों ने कहा था कि इंडिया में ये सिस्टम कभी काम ही नहीं करेगा। लेकिन आज UPI दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट नेटवर्क बन चुका है। क्या ONDC भी वैसे ही एक डिजिटल रेवोल्यूशन बन सकता है या फिर सिर्फ एक एम्बिशन एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा? इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात जरूर क्लियर है, ONDC ने एक डिस्कशन शुरू कर दिया है। और वो डिस्कशन है कि क्या ई-कॉमर्स का फ्यूचर क्लोज प्लेटफॉर्म का होगा या फिर ओपन नेटवर्क्स का। और शायद इसका जवाब अगले 5 से 10 सालों में इंडिया ही दुनिया को इसका जवाब दे पाए। तो आखिर इस पूरी कहानी से एक आम कस्टमर को क्या सीखना चाहिए? क्या ONDC पर शॉपिंग करना शुरू कर देना चाहिए या फिर अभी भी Amazon बेस्ट चॉइस है? और सबसे इंपॉर्टेंट, इस डिजिटल बैटल का असली विनर कौन होगा? तो आज से 10 साल बाद हो सकता है कि हम Amazon से शॉपिंग कर रहे हो सकता है कि ONDC इंडिया का अगला डिजिटल रेवोल्यूशन बन चुका हो, या फिर दोनों साथ साथ एग्जिस्ट कर रहे हो। लेकिन जो भी होगा उसका डिसीजन गवर्नमेंट, Amazon या ONDC अकेले नहीं लेंगे। उस डिसीजन में सबसे बड़ा रोल होगा आपका, क्योंकि हर बार जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीदते, आप डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर के डिजिटल मार्केट कैसे होंगे। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर कल को Amazon और ONDC दोनों पर सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइस और सेम डिलीवरी मिले तो आप किस प्लेटफॉर्म को चूज करेंगे और क्यों? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको बिजनेस, टेक्नोलॉजी और इंडिया की इकोनॉमी को सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो अनफोल्ड इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।